नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी कहते किसे हैं ये पढ़ेंगे। और कक्षा 10 का समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 में समांतर श्रेणी के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे तथा उसका एग्जाम्पल प्रश्न भी हल करेंगे और उसकी एक्सरसाइज को भी हल करेंगे तथा आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एस चांद या भारती भवन कोई भी के सी सिन्हा कोई भी पब्लिकेशन के आपके पास बुक हो तो उसे बनाएं। और उसे बनाने के बाद आपके पास कोई किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो थोड़ी सी आवाज़ें आती होंगी क्योंकि हम घर में पढ़ा रहे हैं। मेरे पास कोई प्रॉपर सेक्शन नहीं है जहाँ पे नॉइज़ नहीं आता हो, बट ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए जब तक आप खुद नहीं पढ़ना चाहोगे तब तक आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है और इसके लिए आपको खुद पढ़ना होगा। और आप यहाँ पे मैं उसके पहले जो आपको मैं बतलाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे एक मैंने कुछ मोटिवेशनल इमेजेस को चूज़ करके रखा है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले समझ लेना, क्योंकि आपका ध्यान तभी लगेगा जब आप समझ पाओगे उसे। और आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्टडी हार्ड एंड सी द मैजिक, मतलब आप हार्ड स्टडी करो और मैजिक देखो कि क्या होता है, आप क्या गेन करते हो। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है बाबू, शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। और शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले वो किसी भी तरह की ग्रहण की जाती हो, किसी भी तरह से आप ग्रहण करो उसको, लेकिन शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर सफलता पाना चाहते हो तो 2-3 साल डट करके मेहनत करो, सारे शौक को भूल जाओ। जब तुम कामयाब हो जाओगे जिंदगी भर अपने शौक पूरे करते रहना, कोई नहीं रोकने वाला है। बट आप 2-3 साल डट कर मेहनत करो पढ़ाई में। शिक्षक तो हम लोग जो हैं, जितने भी शिक्षक हैं, सिर्फ दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन प्रवेश आपको खुद करना होता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इसीलिए सुझाव है कि खुद पढ़ाई करें, यह बहुत ज़रूरी है। पहले के लोग और बहुत बड़े बड़े ज्ञाता लोग, ज्ञानी लोग बोल चुके हैं कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, तो वो ऐसे ही फालतू नहीं बोले हैं, आज भी उनका मान्यता है और वो मानते हैं। और ये याद रखिएगा हमेशा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। ये फर्स्ट टाइम है, आप फर्स्ट टाइम में इतना गेन करो, इतना गेन करो कि आपको एक मैजिक नज़र आने लगे। तो सबसे पहले हम लोग उस चीज़ को देखेंगे कि कैसे होता है और एक एक चीज़ शुरुआत से पढ़ेंगे। मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए सारा पीडीएफ बनवाया है और उसके बाद मैं शुरुआत से फिर से आपको एकदम एपी का A to Z शुरुआत से पढ़ाऊँगा। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद, यानी प्रथम पद को छोड़ करके प्रत्येक पद, सिर्फ A1 को छोड़ करके प्रत्येक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, प्रत्येक पद अपने पद से निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त की जाती है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं अथवा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं या एपी कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी एक संख्या ले लो, जैसे 2 है तो 2 अगर है, सपोज करो, यहाँ पे मेरा मार्कर नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, हाँ चलिए ठीक है, जैसे 2 है बाबू, अब 2 है तो ये 2 को छोड़ दीजिए, 2 को एक कोई भी निश्चित संख्या को जोड़ करके, मान लीजिए 3 हम जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त होता है, फिर 3 हम जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होता है, फिर 3 हम जोड़ेंगे तो 11 प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से हमेशा हम 3-3 ही जोड़ते जाएंगे, तो इस चीज़ को ना हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। यानी ये जो श्रेणी है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, यानी समांतर श्रेणी कहते हैं। या फिर आप एक दूसरे रूप में कह सकते हो कि यह निश्चित संख्या
जिसे जोड़कर एक श्रेणी बनाई जाती है उसे हम एपी का सार्वंतर कहते हैं। जैसे एक निश्चित संख्या, मान लो अभी हमने एक एग्जांपल लिया था 2, जिसमें जोड़ा था हमेशा 3, तो 3 जोड़ा था, तो ये जो 3 है ना बाबू, वो 3 हम लोग सार्वंतर कहते हैं। इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। इसके बारे में भी हम लोग पूरा पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग सार्वंतर कहते हैं, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब उसके बाद आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखें कि ये जो सार्वंतर है ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। प्रत्येक एपी का प्रारंभिक पद जो है ए से शुरुआत होता है। ए एक बस डिनोट करने के लिए, यानी प्रथम पद को हम ए कहते हैं और सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी इसका जब प्रथम पद को हम A1 लिखते हैं, यहाँ पे ये ध्यान में रखिए, प्रथम पद को हम A1 लिखेंगे। मान लीजिए प्रथम पद है, यहाँ पे मेरा प्रथम पद है, ठीक है। प्रथम पद को मैंने A1 लिखा, सपोज कीजिए जैसे कि मैंने प्रथम पद को A1 लिखा, ठीक है। यहाँ पे है प्रथम पद को मैंने A1 लिखा, तो द्वितीय पद को मैंने क्या लिखेगा, द्वितीय पद यानी दूसरा पद है ना। तो दूसरा पद, जब पहला पद को मैंने A1 लिखा तो दूसरा पद को A2 लिखूंगा और तीसरा पद को मैं A3 लिखूंगा, चौथा पद को मैं A4 लिखूंगा। ठीक इसी प्रकार से nवें पद को यानी nवें पद जब यहाँ तीसरा पद था तो मैंने A3 लिखा था। nवें पद को क्या लिखूंगा, तो AN लिखूंगा, है ना। nवां पद है तो AN लिखूंगा। ठीक उसी प्रकार से बाबू एकदम निश्चिंत होकर के, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा आपको, कहीं पे कोई डाउट हो, थोड़ा सा बोरिंग बुझा रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी पढ़ने पर ध्यान दीजिए, है ना। सारी चीज़ें मैंने लाइव स्ट्रीमिंग करने की कोशिश किया था ताकि मैं स्टूडेंट से पूर्णतः जुड़ सकूं और जहां जहां प्रॉब्लम हो सके तो मैं बता सकूं। लेकिन लाइव स्ट्रीम में मेरे यहाँ का नेटवर्क, चूँकि हम लोग रूरल क्षेत्र में बिलोंग करते हैं और इसी कारण से ना नेटवर्क बहुत स्लो चलता है, जिसके कारण आवाज़ पहले पहुंच रहा था और लिखावट जो है सो बाद में जा रहा था। तो सब लोगों ने कमेंट किया कि सर इस तरह से नहीं समझ में आता है, तो आप पहले रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर उसके बाद हमें पढ़ाइए। ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं उसी तरह से आपको प्रिपेयर करूँगा, है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान में रख लीजिए। और पहले पद को मैंने A1, दूसरे पद को A2, nवें पद को AN से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता चुका हूँ, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि जब nवें पद को AN से डिनोट करते हैं तो एक श्रेणी बनता है AP, जो हम लोग A1, A2, A3 और ये डॉट 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 A4, A5 इसी तरह से AN तक होकर के जाती है। और D निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। सपोज कीजिए अगर कोई कहे कि जैसे कि अगर हम मान लेते हैं, अगर कोई कहे कि 2 है, ठीक है, ये यहाँ पे अगर 2 है और 5 है और 8 है और 11 है, तो अगर कोई कहे कि ये जो अंतर है, सार्वंतर है, ये कितने का अंतर है। सोचने वाली बात है। ये दोनों पदों का, जैसे कि ये जो पद है और ये जो पद है, ये दोनों पदों का 2 और 5 के बीच का जो अंतर है, ये कितने का अंतर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 5 में से 2 को घटाते हैं, तब मेरे को प्राप्त होता है 3, यानी सार्वंतर कितना हो गया, 3। तो इसी तरह से D का फार्मूला निकल गया हमारा। 5 क्या है मेरा, A2 है, तो D का फार्मूला क्या निकल गया बाबू, A2 माइनस, और 2 मेरा क्या है, A1 है, तो ये D1 का फार्मूला निकल गया, यानी पहला सार्वंतर, है ना। ये पहला सार्वंतर का फार्मूला निकल गया, A2 माइनस A1। इसी तरह से सभी का D बराबर होता है, इसीलिए A3 माइनस A2, ये इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब इधर आपको कुछ नहीं, आपको ये PDF फाइल जो है सो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। A1 जो है सो A1 रहता है। A2 का अगर फार्मूला अगर हम लोग निकालें, क्योंकि एक फार्मूला होता है बाबू, जिसमें हम लोग अभी इसके बारे में आगे भी सीखेंगे, और एक फार्मूला होता है AN बराबर, ये इसी फार्मूला से हम लोग अभी पूरा पढ़ेंगे, और ये AN बराबर A1 प्लस N माइनस 1 और इंटू D, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला से अगर हम इसी को अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम 2 निकालते हैं, यानी n के जगह पर क्या दिए 2, तो A1 प्लस
यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब n के जगह पर 2 दिए तो यहाँ पे भी, यहाँ पे n के जगह पर 2 दिए तो यहाँ पे भी तो 2 देना होगा। तो 2 माइनस 1 और d मेरे को पता नहीं है तो d, तो बराबर क्या हो जाएगा a1 प्लस, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच गया और 1 को d से गुना करते हैं तो d, यानी a2 बराबर हो जाता है a1 प्लस d। और अगर हम a3 निकालें तो a3 बराबर भी यही चीज़ इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, यानी a1 प्लस और 3 माइनस 1 और इंटू d, तो यानी a1 प्लस और 2d। तो ये क्या हो जाएगा a1 प्लस 2d, यानी क्या हो जाएगा, इसको आप ध्यान से समझिए। तो यानी जब आप देख रहे हैं कि a2 जब हम निकालें तो a1 प्लस 1d निकला, और a3 निकालें तो इससे ठीक एक कम, a1 तो हमेशा रह रहा है और इससे ठीक 2d निकला, तो a4 निकालेंगे तो a1 प्लस 3d निकलेगा। तो इसी प्रकार से एक सूत्र बन जाता है जो आपको बहुत आगे चल करके बहुत काम देगा। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा इस तरह का पीडीएफ, आप इसे नोट ना करें ताकि हम लोगों का टाइम बच सके, ठीक है। आपको हर एक चीज़ का पीडीएफ जो है सो प्रोवाइड करवाया जाएगा, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो उदाहरण हम लोग देंगे और कुछ एग्जाम्पल को आगे एक्सरसाइज बनाने के बाद हम लोग उसको पूरी तरह से समझेंगे, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे, है ना। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि एक उदाहरण 1 में है कि एपी का प्रथम पद 5 पद लिखिए, प्रथम 5 पद। तो यहाँ पे आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि प्रथम 5 पद यानी A1 A2 A3 A4 A5, 5 पद। प्रथम 5 पद का मतलब ये नहीं हुआ कि A1 को छोड़ देंगे, A1 को लेंगे, A1 A2 A3 A4 A5 ये निकालना है। जब दिया हुआ है कि A1 और D दिया हुआ है तो बहुत इजी से निकल जाएगा, क्योंकि हमने A1 को D में जोड़ते जाएंगे तो उसके अगले पद निकलते जाएंगे। तो A1 बराबर 3, ये तो हो गया मेरा। A2 निकालना है तो A2 बराबर, मैंने बताया था कि A2 बराबर होता है A1 प्लस D, तो A1 मेरा 3 दिया हुआ है और प्लस D। देखो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे मेरा 3 है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये आपका चिन्ह में प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे 3 है तो प्लस हो गया और मेरा D हो गया माइनस। तो यहाँ पे आप देखेंगे बाबू कि प्लस और माइनस हमेशा जो है अलग अलग चिन्ह को अगर मल्टीप्लिकेशन करें, अभी डिफरेंट साइन को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो हमेशा रिजल्ट मेरे को माइनस ही देगा। इसीलिए 3 माइनस 2 बराबर 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और A3 बराबर A1 प्लस 2D, तो ठीक उसी प्रकार से A1 प्लस 2 यानी 2 हो गया, और D के जगह पर मैंने क्या रखा -2, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस और प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस यानी -4, आप गुना कर सकते हो तो ये -4 आता है, तो 3 प्लस माइनस -4 यानी -1, और इसका ये हो गया। तो इसी तरह से हम A5 का भी निकाल सकते हैं, चूंकि प्रथम 5 पद निकालने कह रहे हैं तो हम प्रथम 5 पद को निकालेंगे। अब ये तो मेरा, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, A1 यहाँ पे अब वही सेम प्रथम 5 पद निकालना है, लेकिन यहाँ A1 2 दे दिया है, D मेरा 0 दिया है, तो ये A2 भी 0 होगा, A3 भी 0 होगा, A4 भी 0, सॉरी A2 हो जाएगा 2, A3 2, A4 2, चूंकि 0 इसमें सार्वंतर 0 है, यानी बढ़ सिर्फ 0 रहा है, तो 0 बढ़ेगा या कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको बनाते जाइएगा। जहाँ नहीं बना वहाँ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर यहाँ पे नहीं बन रहा है, इसे समझ में नहीं आया, एक एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद देखिए कहीं कहीं पे अब हम लोग सीधे एक्सरसाइज में चलते हैं, आपको ये चीज़ मिल जाएगा और बहुत आसानी से आप लोग प्राप्त कर लोगे, ठीक है। तो अब हम लोग एक आपको डिटेल्स में बतलाते हैं, चलिए यहाँ पे ध्यान से समझिए। यहाँ पे हमको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या, एक सेकेंड, मैं इस पेज को बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ ये हो गया बड़ा, अब हो गया।
चलिए अब यहाँ पे ध्यान से समझिए। मेरे पास मैंने अभी अभी एक फार्मूला बताया जो था क्या कि A1 यानी एक जो सूत्र है वो मैंने बताया अभी आपको, इम्पोर्टेंट सूत्र है, और ये सूत्र है मेरा AN बराबर A1 प्लस n-1 इंटू डी, ये मेरा सूत्र था। ठीक है, इसमें देखिए 4 लोग हैं बाबू। अब आपको एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूँगा। जैसे कि एक लोग है, वो है कि एक AN है और एक है A1 और एक है N, और ये सभी का नाम है। ये 4 लोग जो हैं ये सभी का नाम है। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि कोई भी, मैंने ये 4 लोगों का आया और 3 कोई, मैं समझ लूँ कि मैं एक कंधा हूँ और ये 4 लोग का नाम मैं जानता हूँ। 3 लोग आए लोग मेरे पास और बोले कि, मैंने बोला कि बोले ठीक है अपना अपना नाम बताओ, और मैं 4 लोगों का नाम जानता हूँ। एक का नाम है AN, एक का नाम है A1, एक का नाम है N, एक का नाम है D। तो 4 लोग आए और 4 लोग, उस 4 लोगों में से आना था लेकिन 3 लोग ही आए, तो एक नहीं आया, एक मिस है, एक आया ही नहीं, वो भाग गया। अब भाग जाने के बाद क्या होता है कि सपोज करो एक AN आया, एक N आया, मैंने पूछा नाम क्या है, तो एक बताया कि सर मेरा नाम AN है, एक बताया N है, एक बताया D है। तो मैं चौथा का नाम अपने ही जान जाऊंगा कि ये जो है A1 मिस है, क्योंकि ये 3 तो है, A1 नहीं है। अगर ये 3 शुरुआत वाले रहेंगे, अगर ये 3 शुरुआत वाले रहेंगे, ये जो है ये मेरे 3 जो हैं AN, A1 और N मेरे शुरुआत वाले रहेंगे, तो D मिस है। और ये इस तरह से मैं चौथा को निकाल सकता हूँ। तो ठीक उसी प्रकार से ये वाला सूत्र है, और जब ये सूत्र मेरे पास है तो कोई भी 3 चीज़ अगर मेरे पास है तो चौथा को मैं निकाल सकता हूँ। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और अगर मेरे पास 2 चीज़ ही दिए हुए हैं, मेरे पास A2 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, और अगर A5 दिया हुआ है, तो इससे 2 समीकरण निकलेंगे। एक समीकरण निकलेगा और फिर इससे दूसरा समीकरण निकलेगा, और दोनों को मैं घटाऊंगा तब ये निकलेगा, इससे एक D, और D निकलेगा। और D का मान जब मैं समीकरण 1 में रखूंगा तब ये जाके मान मेरा निकलेगा A, और A1 और D मेरे को पता है, तो सब चीज़ पता है। ये एक्सरसाइज 5.1 में मैं यही बताने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 में मैं पूरी तरह से इसी चीज़ को बताऊंगा। तो चलिए आप यहाँ पे ध्यान से समझ। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज की तरफ, है ना। चलिए यहाँ तक तो हो गया है। अब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज वाला बतलाना चाहूँगा। ये कुछ क्वेश्चन मैंने अपने से क्रिएट करके आप लोगों को दिया है ताकि आप लोग इसको बनाओ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, मैं सेलेक्ट करके दिया हूँ, और ये क्वेश्चन आप लोग बनाओ। और नहीं बनता है तो आप हमें बताओगे कि सर आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर इतना का नहीं बना, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के दूंगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा बाबू कि हार्ड स्टडी, आप देखिए यूट्यूब पर सर्च करने पे बहुत सारे ट्यूटर मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ पढ़ाएंगे भी, आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन हमको आप चूज करो और किसी एक चीज़ से पढ़ो, तो वो लगातार सीरियली ढंग से आपको पढ़ाएंगे और हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। आप हर जगह पे जाओगे, हर एक गली में घुसोगे, तो सिर्फ एक ही चीज़ को आप ढूंढते ढूंढते ना आपका समय बर्बाद हो जाएगा, और समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे बर्बाद करने का। तो समय बर्बाद मत कीजिए, आप सिर्फ पढ़ाई पे कि हम पर छोड़ दीजिए कि हम सारे सब्जेक्ट आपका कैसे क्लियर करवाते हैं 10th क्लास का, वो हम क्लियर करवा के छोड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास एक्सरसाइज 5.1 का तो 5.1 का मैं शुरुआत से सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे तरीके से, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वो आप हमें बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बात ध्यान में देखिए